क्या कैपिटलिज्म ने दुनिया को बेहतर बनाया या फिर कैपिटलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसने दुनिया का सत्यानाश करके रख दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बेसिक सीरीज के तीसरे एपिसोड में। आइए गहराई से समझते हैं क्या रहे सक्सेसफुल आइडियाज कैपिटलिज्म के और क्या रहे इसके फेलियर्स। पॉजिटिव से शुरुआत करते हैं। शायद से सबसे बड़ा सक्सेस कैपिटलिज्म का रहा है डिसेंट्रलाइजेशन। कैपिटलिस्ट कंट्रीज में हर किसी को आजादी है अपना बिजनेस खोलने की। आप भी अपना बिजनेस खोल सकते हैं और हर साल ढेरों नए बिजनेसेस खोले जाते हैं। ये सारे बिजनेसेस एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, यानी डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। इनफैक्ट एक दूसरे से कंपीट भी करते हैं, जिसकी वजह से इनोवेशन होती है। वहीं दूसरी तरफ कम्युनिस्ट सोशलिस्ट कंट्रीज जैसे कि सोवियत यूनियन में सब कुछ सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जो भी मेजर प्रोडक्शन एरियाज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें सरकार कंट्रोल करती है। एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, सेंट्रलाइजेशन है। ऊपर बैठे कुछ चंद लोगों के लिए पूरे देश के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करके रखना, पूरे देश की इकोनॉमी को संभालना बहुत ही मुश्किल काम है। यही एक मेजर रीजन माना जाता है कि अमेरिका ने सोवियत यूनियन के खिलाफ कोल्ड वॉर क्यों जीती। सोवियत यूनियन की सेंट्रल प्लानिंग की वजह से उनकी ग्रोथ काफी कम थी अमेरिका के कंपैरिजन में। और ये जो ढेरों डिसेंट्रलाइज्ड बिजनेसेस हैं कैपिटलिज्म में, जब ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम करेंगे तो ये एक दूसरे से कंपीट भी करेंगे बेटर बनने के लिए। यहां पर इन्हें एक फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता है जो कि प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट को कमाने के लिए ये बिजनेसेस और अच्छा काम करना चाहेंगे, अपने साइड वाले से बेहतर काम करना चाहेंगे, जिसकी वजह से इनोवेशन होगी। तो कैपिटलिज्म एक फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करता है जिससे इनोवेशन ट्रिगर होती है। और इसी इनोवेशन की वजह से आप कह सकते हो कि पिछले 100-200 सालों के कैपिटलिज्म में हमें एक ऐसे लेवल का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखने को मिला है जो पिछले 2000 सालों में हमने नहीं देखा है ह्यूमन हिस्ट्री की। आप खुद ही सोचकर देखिए, गाड़ियां, एरोप्लेन्स, इंटरनेट, कंप्यूटर, कैमरा, इन सब का इन्वेंशन पिछले 100-200 सालों में ही हुआ है। कैपिटलिज्म को फेवर करने वाले लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि इसकी वजह से पिछले 50 सालों में एक भारी मात्रा में दुनिया भर में पॉवर्टी नीचे गई है, एजुकेशन लेवल लोगों का ऊपर गया है और ओवरऑल लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आया है। एक और पॉजिटिव पॉइंट कैपिटलिज्म का यह रहा है कि हर किसी को एक सपना दिखाता है कि अगर आपको ऊपर तक पहुंचना है आप भी पहुंच सकते हो। हर किसी को मौका मिलता है ऊपर तक पहुंचने का। अगर आप हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, तो आप भी बिल गेट्स, इलॉन मस्क जैसे बन सकते हो। जबकि एक सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सिस्टम में उस लेवल का अमीर बनना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। साथ ही साथ एक कंज्यूमर के लिए आपको एक कैपिटलिस्ट सिस्टम में कहीं ज्यादा और ऑप्शंस मिलते हैं लाइफ के हर एस्पेक्ट में। इंडिया का ही एग्जांपल लेकर देख लो। एक टाइम था जब टीवी पर सिर्फ एक चैनल आया करता था, दूरदर्शन, जो कि सरकार के द्वारा चलाया जाता था। लेकिन जब टेलीविजन सेक्टर को खोल दिया गया, प्राइवेटाइजेशन के लिए एक फ्री मार्केट रखी गई, आज के दिन आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, कितने टीवी पर चैनल्स आते हैं, आपके लिए चॉइसेस बढ़ गई, आपके लिए एंटरटेनमेंट की वैल्यू बढ़ गई। ऐसा ही बहुत से और सेक्टर्स में भी हुआ है। अब बहुत से लोग दोस्तों आपको ये सारे फायदे गिनाएंगे कैपिटलिज्म के जो मैंने आपको बताए, और अंधाधुंध इस आइडियोलॉजी को प्रमोट करेंगे, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करेंगे। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि कैपिटलिज्म के बहुत सारे नुकसान हैं। इनफैक्ट कुछ नुकसान बहुत ज्यादा हानिकारक भी हैं कि वो दुनिया को खत्म करके रख सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला फेलियर है कैपिटलिज्म का मोनोपोली और इनकम इनइक्वालिटी। इसकी थोड़ी सी बात मैंने पिछले वीडियो में भी करी थी। कहने के लिए कैपिटलिज्म में डिसेंट्रलाइजेशन है, आपके पास आजादी है अपना बिजनेस खोलने की, लेकिन रियलिस्टिकली क्या होता है, बिजनेसेस अक्सर एक दूसरे में मर्ज कर जाते हैं। बड़े बिजनेसेस अक्सर छोटे बिजनेसेस को खरीद लेते हैं। तो ऐसे में यह भी हो सकता है कि एक बिजनेस अपने सारे कंपटीशन को खरीद ले और वो एक ही कंपनी बन जाए। अगर सारा कंपटीशन खत्म हो जाएगा और एक कंपनी पूरे सेक्टर पर राज करेगी तो इसे मोनोपोली कहा जाता है। और ऐसा अक्सर कैपिटलिज्म में बार बार देखने को मिलता है। और एक बार किसी कंपनी की मोनोपोली एस्टैब्लिश हो जाए तो जनता के लिए बेकार खबर है, क्योंकि वो कंपनी अपने प्राइसेस बढ़ा सकती है, जनता को एक्सप्लॉइट कर सकती है। जैसे कि आज के दिन इंडिया में कई लोग मानते हैं कि जियो की ऑलमोस्ट एक मोनोपोली एग्जिस्ट करती है टेलीकॉम सेक्टर पर, बाकी कंपनीज उससे कंपीट ही नहीं कर पा रही। कैपिटलिज्म में एक और फ्रेज है जो बार बार अक्सर यूज किया जाता है, एक्वायर और गेट एक्वायर्ड। एक तालाब समझ लो जहां पर आप एक मछली हो, या तो आप और मछलियों को खाकर एक बड़ी मछली बन जाओ, या फिर कोई बड़ी मछली आपको आकर खा जाएगी। कैपिटलिज्म में कुछ इसी तरह से ही काम करता है। या तो आप और कंपनीज को एक्वायर करना शुरू करो, अपनी कंपनी को बड़ा बना लो, या फिर कोई बड़ी कंपनी आकर आपको खा जाएगी। याद है आपको एक कंपनी हुआ करती थी जेबोंग, उसे मिंत्रा ने एक्वायर कर लिया था, और मिंत्रा को फ्लिपकार्ट ने बाद में एक्वायर कर लिया था। और उसके बाद आया इंटरनेशनल जायंट अमेज़न। फ्लिपकार्ट के पास दो ऑप्शन थे, या
या तो Amazon उसे एक्वायर कर ले या वॉलमार्ट उसे एक्वायर कर ले। आज के दिन जितनी बड़ी कंपनीज जिन्हें मोनोपोली कहा जाता है, वो मोनोपोली बनी है किसी ना किसी और कंपनी को एक्वायर करके। सोशल मीडिया में फेसबुक को मोनोपोली माना जाता है क्योंकि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, जो कि दो सबसे ज्यादा यूज्ड सोशल मीडिया एप्स हैं, वो फेसबुक के द्वारा ओन्ड है। गूगल को भी मोनोपोली कहा जाता है इंटरनेट की दुनिया में, क्योंकि यूट्यूब जिसके द्वारा आप ये वीडियो देख रहे हैं, गूगल के द्वारा ओन्ड है। एंड्रॉयड गूगल के पास है, गूगल मैप्स, गूगल शॉपिंग, गूगल पे, गूगल लोन्स। इनफैक्ट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसने 241 कंपनीज को एक्वायर कर रखा है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इस पूरे सिस्टम से जबरदस्त इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, जहां पर जो अमीर लोग हैं, जो अमीर कंपनीज हैं, उनके पास सारी वेल्थ है, और जो बाकी छोटे बिजनेसेस हैं वो उन बड़ी कंपनीज से कभी कंपीट ही नहीं कर पाते रियलिटी में। कहने के लिए कैपिटलिज्म में कंपटीशन है, लेकिन रियलिटी में एक छोटा बिजनेसेस कहां इन मोनोपोलिस्टिक बड़ी जायंट कंपनी से कंपीट कर सकता है। पिछले 30-40 सालों से, जब से ये नियो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी ने एक कमबैक किया है दुनिया भर में, इनकम इनइक्वालिटी पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से ऊपर गई है। 2017 में ये रिपोर्ट आई थी कि टॉप 1% लोग 82% नई वेल्थ जो जनरेट होती है आज के दिन दुनिया में, उससे कंट्रोल करते हैं। जो दुनिया के टॉप 42 सबसे अमीर लोग हैं, उनके पास इतना पैसा है जितना आधी दुनिया की पॉपुलेशन के पास है। 3.5 बिलियन लोगों के पास है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये 3.5 बिलियन लोग बहुत आलसी लोग हैं और ये जो 42 लोग हैं इतना हार्ड वर्क करते हैं कि ये इतने अमीर बन गए। हार्ड वर्क से इसका सीधा सीधा लेना देना नहीं है। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, कैपिटलिस्ट सिस्टम ही इस तरह से काम करता है कि जिसके पास पैसा है वो और पैसा बना सकता है बड़ी आसानी से। मनी बिगेट्स मनी वाली जो चीज थी। और दूसरी ये जो चीज बताई मैंने अभी आपको कि एक्वायर और गेट एक्वायर्ड, या तो आप छोटी मछलियों को खाकर खुद बड़े हो जाओ या कोई बड़ी मछली आकर आपको खाने लग जाएगी। और तीसरी एक और कहावत है, जैसे मनी बेगेट्स मनी, वैसे ही पॉवर्टी बेगेट्स पॉवर्टी। जो गरीब लोग हैं उनके पास कैपिटल ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर उनके पास पहले से ही पैसे नहीं होंगे तो उनके लिए ऊपर उठना बहुत ही मुश्किल चीज है। वो अपनी एजुकेशन पर स्पेंड नहीं कर पाएंगे, हेल्थ पर स्पेंड नहीं कर पाएंगे और वो इवेंचुअली पैसे नहीं बना पाएंगे। अब ऑब्वियसली इस चीज को काउंटर करने के लिए बहुत सारे देशों की सरकारों ने एजुकेशन को फ्री किया है ताकि ये चीजें ना हो, लेकिन इसकी बात मैं आगे सोशलिज्म वाले वीडियो में करूंगा। अगला फेलियर और शायद सबसे बड़ा फेलियर कैपिटलिज्म का रहा है एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन और सोसाइटियल डिस्ट्रक्शन। जहां पर मैंने एक तरफ कहा था कि पॉवर्टी रेट्स बड़ी तेजी से नीचे गए हैं पिछले 100 सालों में, लिटरेसी एजुकेशन रेट्स बड़ी तेजी से ऊपर गए हैं, वहीं पिछले 100 सालों में जितना एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय होते हुए हमने देखा है उतना पिछले 2000 सालों में ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं देखा गया। जिस स्पीड से जंगल काटे गए, बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्ट हुई और क्लाइमेट चेंज बढ़ा, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कैपिटलिज्म में कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट पर ध्यान देती हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कितने जंगल काटे जा रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे पूरी धरती का, जब तक उन्हें अपना प्रॉफिट मिल रहा है और वो और अमीर बनते जा रहे हैं। और यही प्रॉफिट की मार ना सिर्फ धरती को खत्म कर रही है बल्कि हमारी सोसाइटी को भी बहुत खतरनाक नुकसान पहुंचाया है। कहने के लिए कंज्यूमर्स के पास चॉइस है, आजादी है चूज करने की कि किस कंपनी से हमें क्या खरीदना है, हमारी मर्जी है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, कंपनीज हमारे ऊपर ओले बरसाती हैं एड्स के, जिससे कि पूरे सोसाइटी का जो माइंडसेट है वो बदल जाता है। एड्स में दिखाया जाता है कि कैसे एक केमिकल से लथपथ प्रोसेस्ड और फैटी बर्गर आपके लिए बड़ा अच्छा है, आप इसे खाओगे तो आपको खुशी मिलेगी। और जब आप अपने आसपास पड़ोस में बहुत सारे ऐसे बर्गर के स्टोर्स देखोगे जहां पर ये बर्गर बिकता है, जब आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स यहां पर खाना खाना चाहेंगे तो आप भी खाना खाना चाहोगे, वहां पर ये बर्गर खाना चाहोगे, जिससे कि आपको ओबेसिटी होगी। अमेरिका में आज के दिन 34% एडल्ट्स ओबेसिटी से सफर करते हैं। अगर हम लिस्ट ऑफ कंट्रीज देखें जहां पर कैंसर रेट काफी हाई है, अमेरिका नंबर 5 पर आता है। एक ऐसी कैपिटलिस्ट कंट्री जहां पर फ्री मार्केट दिया गया इन फास्ट फूड कंपनीज को, शुगरी ड्रिंक्स के ब्रांड्स को, कि जो चीजें बेचना चाहिए बेच सकते हैं, जैसी एड्स दिखाना चाहिए दिखा सकते हैं जनता को प्रॉफिट कमाने के लिए। इनफैक्ट इसी प्रॉफिट की मार में आकर कंपनीज ने लोगों को बहकाया और ऐसी चीजें खरीदवाई जो लोगों के लिए खुद हानिकारक थी। ऐसी चीजें जिनकी लोगों को कोई जरूरत नहीं थी लेकिन उनकी डिमांड क्रिएट करवाई गई एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है टोबैको और अल्कोहल कंपनीज, जो ऐसी एड्स देती हैं जिससे लोगों को लगे कि ये गुटखा खाने से मैं बड़ा प्राउड फील करूंगा, मेरे को सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन हर एग्जाम्पल इतना एक्सट्रीम नहीं है। इससे कंज्यूमरिज्म की भी शुरुआत हुई। आज से 50 साल पहले सोचिए दोस्तों, एक आम आदमी को
किन चीजों की जरूरत होती थी, सोसाइटी में क्या माना जाता था कि एक आम आदमी के पास ये चीजें होनी चाहिए और वो उस आदमी की लाइफ सेट है, एक घर, अच्छी जॉब और शायद अच्छा खाना खाने के लिए मिले। आज के दिन आपके पास कितनी और ज्यादा चीजें होनी चाहिए जब तक आप एक रिस्पेक्टेबल लेवल पर आए सोसाइटी में। आपके पास एक घर होना चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए, एक मोबाइल फोन होना चाहिए, कम से कम 10 पेयर नए कपड़े होने चाहिए, जूते होने चाहिए और हर साल हर 2 साल में आपको अपने कपड़े बदलने चाहिए, तभी आपको एक रिस्पेक्टेबल लेवल का माना जाएगा सोसाइटी में। लेकिन जरा सोचकर देखिए, आज से 50 साल पहले आपके दादा परदादा के पास कितने पेयर कपड़े जूते हुआ करते थे। ये कैपिटलिस्ट सिस्टम लोगों को बार बार फोर्स करता है कि ये भी खरीदो, वो भी खरीदो, सब कुछ खरीदो, जितना ज्यादा खरीद सकते हो उतना अच्छा है, जितनी नई चीजें होंगी आपके पास उतना अच्छा है, जितना लेटेस्ट आईफोन है, जितना लेटेस्ट गाड़ी का मॉडल है, जितना खरीदोगे उतना अच्छा है, जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि इन सारी कंपनीज को उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। यह सिस्टम एक इनफाइनाइट कंजम्पशन के मॉडल पर काम करता है। जितने ज्यादा लोग जितना ज्यादा सामान खरीदेंगे उतना ही अच्छा होगा, लेकिन रियलिटी में रिसोर्सेज फाइनाइट है और यही रीजन है कि एक बड़े स्केल पर एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिला है कैपिटलिज्म की वजह से। यही सिस्टम आपकी इनसिक्योरिटीज को भी अटैक करता है चीजें बेचने के लिए। आपकी स्किन थोड़ी डार्क है तो ये लो, ये फेयरनेस क्रीम खरीदो। आपकी स्किन पर थोड़े बाल ज्यादा है तो ये लो, ये नया लेजर ट्रीटमेंट खरीदो। आपके होठ, नाक, मुंह वैसा नहीं है जैसा उस टॉप सेलिब्रिटी का है तो ये लो, ये नई सर्जरीज खरीदो यहाँ पर। आपकी हाइट छोटी है तो ये लो, ये नया हाइट बनाने का नया ड्रिंक खरीदो यहाँ पर। और फाइनली मैं बात करना चाहूंगा कैपिटलिज्म का जो फेलियर रहा है दुनिया भर की डेमोक्रेसीज को प्रोटेक्ट करने में। अब अगर कम्युनिज्म से कंपेयर किया जाए तो कैपिटलिज्म आमतौर पे हिस्टोरिकली देखा जाए तो अच्छा फिट किया है डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर से। कम्युनिस्ट कंट्रीज में बार बार डिक्टेटरशिप्स देखने को मिली है, लेकिन कैपिटलिज्म डेमोक्रेसीज के साथ अक्सर साथ में काम किया है, थ्राइव किया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कैपिटलिज्म में कोई डिक्टेटर्स नहीं देखने को मिले हैं, इसकी बात मैंने पिछले वीडियो में करी थी, लेकिन इन जनरल कैपिटलिज्म का बेटर रिकॉर्ड रहा है। लेकिन इस सिस्टम का, इस आइडियोलॉजी का फेलियर हमें तब देखने को मिलता है जब कंपनीज इतनी बड़ी बन जाती हैं, उनके पास इतना पैसा होता है कि वो सरकार से भी ज्यादा पावरफुल बन जाए और ऐसे केस में कंपनीज सरकारों को ब्राइब कर सकती हैं बड़ी आसानी से, सरकारों को खरीद सकती हैं, इलेक्शंस मैनिपुलेट करने में मदद कर सकती हैं। कंपनीज को सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। अगर उन्हें देखेगा यहां पर कि एक पॉलिटिशियन यहां पर जीतेगा तो उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, उन्हें ज्यादा फायदा होगा, तो वो उस पॉलिटिशियन के लिए फंडिंग करेंगे, उसकी इलेक्शन कैंपेनिंग में सपोर्ट करेंगे। अब ये बड़े ओपनली ऊपर से हो सकता है, जैसा कि अमेरिका में होता है, इसे लॉबिंग कहते हैं। अमेरिका में करप्शन करना लीगल है, जो कि मेरा मानना है बहुत गलत चीज है। इंडिया जैसी कंट्रीज में नीचे से होता है, स्पेशली जब से ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स पास करी गई हैं। कौन सी कंपनी किस पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर रही है हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ओवरऑल सारी कंपनीज उसी पॉलिटिकल पार्टी को जिताना चाहेंगी जहां पर उनको सबसे ज्यादा अपना फायदा दिखेगा। अब ये करप्शन हर एस्पेक्ट में काम कर सकता है, किसी भी देश के लिए बहुत हानिकारक है। कंपनी सरकार को पैसे देकर ये कह सकती है कि ये जो फॉरेस्ट लैंड है ये हमें बेच दो, उसे सेल कर दो, ऑन सेल रख दो, ये जो जंगल है सरकारें कर देंगी। कंपनीज कह सकती हैं कि इन रूल्स को इस तरह से बदल दो जिससे कि जनता को नुकसान हो लेकिन हमें फायदा हो, सरकारें कर देंगी। तो सरकारें बेसिकली पपेट बन जाएंगी कंपनीज के हाथों में, और यही इंजाम अक्सर अमेरिका जैसे देशों पर भी लगाया जाता है। अब कैपिटलिज्म के इन सारे फेलियर से डील करने के लिए दुनिया भर की कंट्रीज ने अपने अलग अलग तरीके सोचे, अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाई। क्या है वो स्ट्रैटेजीज, इसकी बात मैं नेक्स्ट एपिसोड में करूंगा, जिसमें मैं सोशलिज्म को समझाऊंगा। क्या रही है सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज जिन्होंने इस कैपिटलिज्म के से निकलने वाले जो फेलियर्स हैं इन्हें काउंटर करने की कोशिश करी है। पसंद आया वीडियो तो शेयर कीजिए, कमेंट्स में लिखकर बताइए आपकी क्या राय है इन आइडियोलॉजीज के बारे में।